नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, कुछ दिनों की चुप्पी के बाद हमारे भारत का वक्फ बोर्ड एक बार फिर से काफ़ी एक्टिव हो गया है। दो नए मामले सामने आए हैं। एक मामला आया है गुजरात के राजकोट से, जहां तीन हिंदुओं की दुकानों को वक्फ बोर्ड ने अपना बताकर रातों रात उन पर कब्जा कर लिया। उन दुकानों का सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया और किसी भी व्यक्ति को खबर दिए बिना उनकी दुकानों पर रातों रात कब्जा जमा लिया। दूसरा मामला आया है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पूरे के पूरे संभल शहर को ही वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। रातों रात इन लोगों ने एक कागज़ पेश किया जिसके अंदर किसी व्यक्ति ने 4 वर्ग किलोमीटर संभल की ज़मीन को दिखा दिया कि उसने ये वक्फ को दान की है। जबकि वक्फ में दान करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो व्यक्ति वक्फ कर रहा है उस ज़मीन के मालिकाना हक उसके पास होने चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी प्रूफ अभी तक कोई पेश नहीं कर सका है। केवल हवाई दावों के हिसाब से इन लोगों ने पूरे संभल शहर को, जिसके अंदर सरकारी इमारतें, ये विवादित हरिहर मंदिर, इतने कुएं, इतनी बावड़ियाँ और न जाने कितने गांव, शहर और पूरा संभल का बाज़ार, ये सब कुछ वक्फ की प्रॉपर्टी में रातों रात इन लोगों ने घोषित कर दिया। और घोषित तो ये इसी तरह से शुरू से करते ही रहे हैं कि इनको तो इतनी असीम ताकत मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दी गई थी कि किसी भी ज़मीन को अपना बताने के लिए इन्हें कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं। जो पीड़ित व्यक्ति है वो ज़मीन का मालिक है, ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी उसी की। यानी कि जो आदमी किसी की ज़मीन छीन रहा है उसको ये भी नहीं घोषित करना है, उसको ये भी नहीं प्रूफ करना है कि वो इस प्रॉपर्टी का मालिक कैसे है। दूसरी तरफ जो पीड़ित व्यक्ति है, जो सालों से, पुरखों के समय से वहाँ रहता आ रहा है या खेती करता आ रहा है, या हमारे पुराने मंदिर जो हज़ारों साल से हैं, उन तक को अपना बताने में इसने वक्फ बोर्ड ने कभी गुरेज नहीं किया। और पीड़ित व्यक्ति को किसी अदालत न जाने कई व्यवस्था सरदार मनमोहन सिंह जो कर गए थे, उसी का नतीजा है कि आज वक्फ बोर्ड के पास इतनी अकूत संपत्ति हैं। लेकिन साहब, वक्फ बोर्ड पूरे देश के अंदर न जाने कि कितनी प्रॉपर्टियां इस तरह अपनी बताकर उन पर कब्जा कर चुका है। केवल मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही वक्फ की संपत्तियां दोगुनी हो गईं। यदि मनमोहन सिंह को 1 या 2 टर्म और मिल गया होता तो शायद आज वक्फ की संपत्ति हमारे देश की रेलवे और हमारे देश के रक्षा मंत्रालय से भी कहीं ज़्यादा होती। वो तो हम भारत के लोगों का सौभाग्य था, हम सनातनी लोगों का सौभाग्य था कि मनमोहन सिंह सत्ता से बाहर हो गए और केंद्र में आ गई एक राष्ट्रवादी मोदी सरकार। और उससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं हम उत्तर प्रदेश के लोग, क्योंकि हमें समाजवादी पार्टी के कुशासन के बाद मिल गए योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति, एक ऐसे सनातन एकनिष्ठ व्यक्ति, एक ऐसे न्यायप्रिय व्यक्ति कि जिनकी कार्यशैली ने पूरे देश को इतना आकर्षित किया। और योगी आदित्यनाथ ने कानून के दायरे में रहकर ही कानून की जैसी व्याख्या करके दिखाई, वो काबिले तारीफ़ है। तो दोस्तों, ताज़ा मामला ये है कि संभल में जिस जगह पथराव हुआ, जिस शाही जामा मस्जिद के नाम पर इन लोगों ने वहाँ इस कदर अराजकता और दंगे फैलाने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर जानलेवा हमले किए, सरकारी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुँचाया, तो उस जगह पर योगी सरकार ने तय किया कि इस मस्जिद के सामने एक पुलिस चौकी की स्थापना की जाए। तो वहाँ पर सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी का निर्माण आरंभ हुआ। संभल में योगी जी के एक्शन को देखकर
ये समाजवादी पार्टी वाले लोग या हैदराबाद में बैठे हुए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग इतने बौखला गए कि ये तरह तरह के षड्यंत्र संभल के लिए सरकार के खिलाफ करने लगे। उस पुलिस चौकी का निर्माण रुकवाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उसने इस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की बताया। ना सिर्फ वक्फ बोर्ड की बताया, बल्कि उसके प्रमाण के रूप में इसने एक वक्फनामा भी अपलोड किया। वो वक्फनामा जब संभल के प्रशासन के पास पहुंचा, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के थ्रू, यानी समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल संभल पहुंचा। जिस दिन वो दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए बांट रहा था, उसी दिन उसने इस संभल के लिए वक्फ का एक कागज़ पेश किया, जिसमें किसी व्यक्ति ने 4 बिंदु में चौहद्दी बताकर संभल की 4 वर्ग किलोमीटर ज़मीन को वक्फ करना बता दिया। उस कागज़ को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन के सामने पेश किया, पुलिस चौकी के निर्माण को रोकने की गुजारिश की। प्रशासन ने जब उस कागज़ की जांच की तो वो पूरी तरह से फर्जी पाया गया, यानी कि वो 5 रुपये या 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बना हुआ एक कागज़, बिल्कुल पूरी तरह अनरजिस्टर्ड, और उसमें जिस व्यक्ति ने वक्फ किया है उसके मालिकाना हक का कोई जिक्र नहीं। उसके बावजूद वो वक्फ कैसे कर गया, ये सबसे बड़ा सवाल बना। अब चूँकि फर्जीवाड़ा उच्च स्तरीय था, तो इस बार वक्फ बोर्ड वालों की बदकिस्मती ये रही कि उनका पाला पड़ गया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से, जो न्याय के मामले में कहीं से कहीं तक कोई समझौतावादी रवैया नहीं रखते। तो साहब, प्रशासन ने उस वक्फनामे की जांच शुरू की। जांच में कोई भी व्यक्ति ऐसा निकल कर नहीं आया जो ये दावा करता हो कि ये ज़मीन उसने वक्फ की है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि फिर ये फर्जी कागज़ तैयार किसने किया, यानी कि संभल की जो पुलिस चौकी 1905-1906 में अंग्रेज़ों के समय बनी, जो कि थाना कोतवाली है अभी, उस तक को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया। तो मामला तो गंभीर ही था। तो योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी जांच के आदेश दिए। अब जांच के आदेश की आंच की तपिश जब इन समाजवादियों और हैदराबाद में बैठे हुए ओवैसी तक पहुंचने की संभावना नज़र आने लगी, तो ये लोग आजकल बुरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं। प्रशासन किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। इसकी जांच बड़े स्तर पर कराएंगे, और ना सिर्फ इसकी जांच कराएंगे, सरकार ने तो यहाँ तक घोषणा की है कि वक्फ की जितनी भी संपत्तियाँ उत्तर प्रदेश में हैं, उन सब की भी अब जांच होगी। खुद ओवैसी अपनी सभाओं में चीख चीख कर कई बार कह चुके हैं कि सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्ति यानी 1,23,000 के करीब वक्फ की संपत्तियाँ उत्तर प्रदेश में हैं, और उनमें से 95% के कोई कागज़ ही नहीं हैं। दोस्तों, आप ही बताइए, जिस ज़मीन के कोई कागज़ ही नहीं, उनका मालिक ये वक्फ बोर्ड कैसे हो सकता है? बस हम तो इसको एक दैवीय कृपा कहेंगे कि वक्फ बोर्ड जो शैतानियाँ पूरे देश में अभी तक करता रहा है, उसने उत्तर प्रदेश में शैतानी करते वक्त ये ध्यान नहीं रखा कि उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रवादी संत की सरकार है। ये फर्जीवाड़ा इस बार वक्फ बोर्ड को बहुत भारी पड़ने वाला है, और इस फर्जी दावे के खिलाफ संभल में एक अज्ञात लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई है, जांच जारी कर दी गई है। जांच में जो जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा होगी, और निश्चित सज़ा होगी, ये आप मानकर चलिए। इसी वजह से हमारे विपक्षी आजकल एक तरह से बहुत ज़्यादा सदमे में आ गए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, एक बार रजत शर्मा के एक कार्यक्रम में बोलते वक्त योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था
जब रजत शर्मा ने उनसे पूछा हैदराबाद के ओवैसी के बारे में, उसके बयानों के, उनके भड़काऊ बयानों के बारे में जिक्र किया, तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि आप देखते रहिए, ये हैदराबाद भी एक दिन भाग्यनगर बनेगा। मैं योगी जी की एक बात का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ कि वो जो कहते हैं वो करते ज़रूर हैं। तो मेरा मानना है कि उनके दिमाग में उस समय कुछ ऐसा रहा होगा कि हैदराबाद जो कभी भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही उम्दा केंद्र हुआ करता था, जिसका पूर्ववर्ती नाम भाग्यनगर था, उस विरासत को, उस सनातन विरासत को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए उसका नाम बदलकर भाग्यनगर भी किया जाए और पुरातन सभ्यता, पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना वहाँ पर हो। शायद यही बात ध्यान में रखकर उन्होंने उस समय ये बात रजत शर्मा के कार्यक्रम में कही थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार इस वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के साथ टकराकर फर्जीवाड़ा करके ज़मीन हड़पने की साजिश जो रची, क्या इनको इस मामले में किसी भी तरह की कोई छूट दी जानी चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड की जितनी शैतानियाँ अभी तक हुई हैं, जितना इन्होंने ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए हैं, इन्होंने गरीबों की भूमि लूटी है, इन्होंने ज़रूरतमंदों की भूमि लूटी है, इन्होंने सरकार की ज़मीनें लूटी हैं, क्या इन पर कार्रवाई होना निश्चित नहीं होना चाहिए? मुझे तो लगता है योगी आदित्यनाथ जी ही इस वक्फ बोर्ड की पूरी तरीके से कायाकल्प करेंगे। मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड की शैतानियाँ जो अब तक इनने की, अब उसके अंत का समय नज़दीक आ गया है। मामला योगी जी के संज्ञान में है। जल्द ही हमें कुछ बड़े फैसले देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी और विषय के साथ। दोस्तों, यदि आपको मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।